नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता। रक्षा, सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप्स, विज्ञान और तकनीक में सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने के कई बड़े फैसले। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत फ्रांस साझेदारी वैश्विक स्थिरता की शक्ति। भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराई साझा विश्वास मूल्यों की प्रतिबद्धता। कहा, नया भारत कैन डू ऑप्टिमिज्म से भरपूर। दुनिया के दो बड़े इनोवेशन हब्स का साथ आना बताया ऐतिहासिक। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने कर्नाटक के कोलार में H125 हेलीकॉप्टर्स की फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअली किया उद्घाटन। मुंबई में भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष 2026 के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए दोनों नेता। दुनिया की शीर्ष 3 AI सुपर पावर में शामिल होने के लिए भारत तत्पर। समाचार एजेंसी ANI को दिए साक्षात्कार में बोले प्रधानमंत्री मोदी, आत्मनिर्भर भारत के लिए संप्रभुता, समावेशिता और नवाचार को बताया AI का प्रमुख स्तंभ। AI समिट के दूसरे दिन कई क्षेत्रों में AI उपयोग पर विस्तार से चर्चा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, AI के दौर में दुनिया के साथ कदम ताल मिला रहा भारत। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा के क्षेत्र में विश्वसनीय AI पर दिया जोर। और तारिक रहमान बने बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बंग भवन के बजाय जातीय संसद के साउथ प्लाजा में दिलाई शपथ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व। और सुर्खियों के बाद आइए अब खबरों पर नजर डालते हैं विस्तार से। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष 2026 का मुंबई में शुभारंभ कार्यक्रम हुआ। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने शिरकत की। गेटवे ऑफ इंडिया पर प्रकाश और संगीत प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को बेहद यादगार बना दिया। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष 2026 का शुभारंभ कार्यक्रम, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। तो दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में समझौते भी हुए। राफेल के सौदे से लेकर रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिहाज से दोनों देशों के बीच हुए समझौतों ने एक नया आधार तैयार किया है। दोनों देशों के बीच 21 समझौते और घोषणाएं हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने कर्नाटक के कोलार में H125 हेलीकॉप्टर्स की फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअली उद्घाटन किया।
एयरोस्पेस में भारत फ्रांस सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला ऐतिहासिक पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एयरबस H125 हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड और एयरबस का ये संयुक्त उद्यम कर्नाटक के वेमागल में स्थित है। भारत की एरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप नोज नो बाउंड्रीज। इट कैन रीच फ्रॉम डीप ओशंस to the tallest mountain. मुंबई स्थित लोक भवन में पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति की द्विपक्षीय बैठक और प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता में बड़े फैसले हुए। इनमें रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाने का ऐतिहासिक कदम भी शामिल है। प्रेसिडेंट मैक्रो के साथ मिलकर हमने इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अभूतपूर्व गहराई और ऊर्जा दी है। इस विश्वास और साझा विजन के आधार पर आज हम अपने संबंधों को स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में स्थापित कर रहे हैं। यह पार्टनरशिप केवल स्ट्रेटेजिक नहीं है। आज के उथल-पुथल से भरे युग में यह ग्लोबल स्टेबिलिटी और ग्लोबल प्रोग्रेस की पार्टनरशिप है। करीबी सहयोग की निरंतर समीक्षा के लिए विदेश मंत्री स्तरीय वार्षिक संवाद तंत्र की स्थापना पर सहमति बनी। साथ ही रक्षा सहयोग से जुड़े समझौते के नवीनीकरण का भी फैसला किया गया। BEL और साफरा मिलकर भारत में हैमर मिसाइल का उत्पादन करेंगे। हम क्रिटिकल मिनरल्स, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल्स में अपना सहयोग और प्रबल कर रहे हैं। हम इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI इन हेल्थ, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर डिजिटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल सेंटर ऑफ अलायंस फॉर स्किलिंग इन एरोनॉटिक्स लॉन्च करने जा रहे हैं। पीएम ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत फ्रांस एकजुटता और लोकतंत्र, कानून के शासन और बहुध्रुवीय विश्व को लेकर साझा मूल्यों का जिक्र किया। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने हालिया वर्षों में दोनों देशों के रिश्तों में हुई प्रगति को सराहा। हमें पूरी तरह से इस रिश्ते में हम भरोसा रखते हैं और पिछले 8 सालों से हम यही कर रहे हैं और हर एक साल हम अलग अलग चीजों पर काम करके हमने कई नए रास्ते चुने। पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुंबई में भारत फ्रांस इनोवेशन फोरम को संबोधित किया। दोनों नेताओं ने 2026 को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष घोषित किया। विश्वास जताया कि विश्व के दो विशाल इनोवेशन इकोसिस्टम में सहयोग से बड़े पैमाने पर लाभ होगा। मैं फ्रांस और पूरे विश्व के लीडर्स, CEOs, इन्वेस्टर्स और यूनिवर्सिटीज को आमंत्रित करता हूं। आइए भारत के साथ मिलकर ऐसा भविष्य बनाएं जहां टेक्नोलॉजी मानवता की सेवा करे और प्रगति समावेशी हो। 3 ambitions for 2026. First, to better connect our ecosystems in order to make life easier for researchers, entrepreneurs, students, investors who are willing to develop partnerships. Second, to multiply concrete projects that help us tackle the challenges of our time: climate, health, food security, clean mobility. Finally, we must ensure that this momentum continues well beyond 2026. पीएम और फ्रांस के राष्ट्रपति की मुलाकात में गर्मजोशी और बैठक में हुए बड़े फैसले दिखाते हैं कि दोनों देश अपनी साझेदारी को कितनी अहमियत देते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को नई मजबूती मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की सशस्त्र बल मंत्री कैथरीन वाउट्रिन की संयुक्त अध्यक्षता में बेंगलुरु में छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद आयोजित हुआ। बैठक में दोनों देशों ने रक्षा सहयोग समझौते को अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। इस दौरान हैमर मिसाइल्स के भारत में निर्माण का बड़ा फैसला भी लिया गया। हैमर एक अत्याधुनिक हवा से सतह पर मार करने वाली गाइडेड मिसाइल है, जो राफेल लड़ाकू विमानों का प्रमुख हथियार है। बैठक में रक्षा उपकरणों के सह विकास, सह उत्पादन और उन्नत तकनीक में साझेदारी पर सहमति बनी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के बीच संयुक्त उद्यम के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस पहल को मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। H-125 हेलीकॉप्टर की इस फाइनल असेंबली लाइन के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वाउट्रिन इस समारोह में मौजूद रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम बताया। टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने संयुक्त रूप से यह पहल की है। The H-125 has proven to be one of the most effective and trusted single-engine helicopters globally. Tata Advanced Systems and Airbus have earlier collaborated in a prestigious project of transport aircraft C-295. That project is a symbol of how Tatas in particular and India in general can collaborate with the international OEMs to contribute to Make in India vision. Enter a new phase in our long-standing partnership with France. Our collaboration with France is limitless. India and France have been trusted strategic partners. ग्लोबल साउथ में अपनी तरह का पहला और सबसे बड़ा आयोजन इंडिया AI समिट 2026 नई दिल्ली में जारी है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाचार एजेंसी ANI से विशेष बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने भारत की AI रणनीति, भविष्य की योजनाओं और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने साफ किया है कि भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केवल एक तकनीक नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का जरिया है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है। AI पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वपूर्ण मंत्र दिए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकनीक मानवता की सेवा के लिए है, उसे बदलने के लिए नहीं। मानवता पर केंद्रित रहते हुए वैश्विक विकास को हम सभी को तेज करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र देते हुए बताया कि AI क्रांति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी, इकोसिस्टम और स्किल्स बेस बना रहे हैं। हमारा IT सेक्टर दुनिया में AI प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस में भी लीड करे, ऐसी सोच में रखता हूं, ऐसा कहना था प्रधानमंत्री का। AI हमें संभावनाओं की सीमाओं को और आगे बढ़ाने में लगातार मदद करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरा विजन है कि भारत दुनिया में शीर्ष 3 AI सुपर पावर्स में से एक हो। हमारे AI मॉडल विश्व भर में इस्तेमाल होंगे। भारत में AI पावर हाउस बनने की क्षमता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि AI से विभाजन पर दुनिया परेशान, लेकिन भारत इसे दूर कर रहा है। साथ ही युवाओं की हर कोशिश को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि एक फोर्स मल्टीप्लायर बन सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि AI इंसानी काबिलियत को बढ़ा सकता है, लेकिन फैसले की आखिरी जिम्मेदारी हमेशा इंसानों की हो, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। दुनिया को AI में कॉमन प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स की दिशा में काम करना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा टेक्नोलॉजी की वजह से काम खत्म नहीं होता, नेचर बदलता है और नई तरह की नौकरियां बनती है, यह समझना जरूरी है। इतिहास हमें सिखाता है कि जब भी इनोवेशन होता है नए मौके मिलते हैं, नए अवसर मिलते हैं। AI के लिए मेरा विजन 3 पिलर पर टिका है, सॉवरेनिटी, इंक्लूसिविटी और इनोवेशन। ये 3 विजन प्रधानमंत्री ने दिए। AI में आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि भारत डिजिटल सेंचुरी के लिए अपना कोड खुद लिखे, यानी कि AI के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बने। और इस AI इंडिया इंपैक्ट समिट से यह निश्चित हो गया है कि भारत AI के क्षेत्र में अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। इंडिया AI इंपैक्ट समिट में मंगलवार को दूसरे दिन कई महत्वपूर्ण सत्रों का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में AI के उपयोग पर विस्तार से चर्चा हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा
कि एआई के इस दौर में भारत ने दुनिया के साथ कदमताल शुरू कर दी है, तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में विश्वसनीय एआई के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। इस समिट में दुनिया भर के प्रदर्शकों ने अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया है, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और तकनीक के साथ जुड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने मंगलवार को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में सूचना प्रसारण मंत्रालय के पवेलियन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि एआई के इस दौर में हमने दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैश्विक नेता एआई के सही और उचित इस्तेमाल पर सहमति बनाने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। ये समिट भारत के एआई क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के संकेत दे रहा है। वहीं हार्मफुल कंटेंट को लेकर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर ओटीटी प्लेटफॉर्म को भारत के संविधान के दायरे में रहकर काम करना होगा। एआई भारत की एक बहुत बड़ी क्षमताओं में से एक बन रही है। सब तरफ देख पा रहे हैं कितनी एनर्जी है यहाँ पर, कितना जोश है, कितना एक क्यूरियोसिटी है और किस तरह से एआई का उपयोग करके समाज की, इकोनॉमी की, देश की बड़ी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें, उस भावना के साथ ये एआई समिट है। इस एआई समिट में दुनिया भर के टेक्नोलॉजी लीडर्स, ग्लोबल पॉलिसी लीडर्स सब उपस्थित हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई इम्पैक्ट समिट आयोजित करके नई जनरेशन में उत्साह भरा है। एआई इन एजुकेशन और एजुकेशन इन एआई पर चर्चा हो रही है, जिससे हम अपने स्टूडेंट्स, टीचर्स और संस्थान को सशक्त बना सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एआई इम्पैक्ट समिट आयोजन करके भारत की न्यू जनरेशन के अंदर एक नई उत्साह भरा है। 2 विषय पे, एआई इन एजुकेशन, एजुकेशन इन एआई। एआई को यूज करके हमें अपने स्टूडेंट्स को, अपने नई जनरेशन के से ज़्यादा एम्पावर करे, टीचर्स को जैसे एम्पावर करे, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट को ठीक करे, ये एक प्रायोरिटी की विषय बन चुकी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चौथे वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन में एआई की परिवर्तनकारी शक्ति पर जोर देते हुए कहा कि ये भारत भर में जमीनी स्तर पर शासन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है। उन्होंने भारत की मेजबानी को वैश्विक प्रौद्योगिकी शक्ति के रूप में देश की बढ़ती प्रतिष्ठा का प्रतीक बताया। जितेंद्र सिंह ने एआई और डिजिटल नवाचार में भारत की तीव्र प्रगति का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया। Artificial intelligence is going to be an important component of our working, whatever we are here, whatever be our domain. And here we have developed a large language model. Credit goes to Prime Minister Modi because he has an out-of-box thinking. He encourages these initiatives. I think it's the first time government has taken an initiative to come out with a government-owned sovereign long language model. एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन सुषमा स्वराज भवन में महिलाओं से जुड़े विषय एआई बाय हर पर खास चर्चा हुई। इस चर्चा में अलग अलग आईटी कंपनियों से जुड़ी महिलाओं ने अपने विचार रखे। The importance to be in the moment and the future is so important and women should not be left behind, ये हमारा मोटो है। इसके साथ ही भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 भी पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। यहां दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। यहां दुनिया भर की कंपनियां अपने लेटेस्ट एआई सॉल्यूशंस को दुनिया के सामने पेश कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका अब केवल तकनीक तक ही सीमित नहीं रही है, यह विदेश की विकास रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एआई विभिन्न सेक्टर्स में अपनी जगह बना रहा है, खासकर स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, सरकारी सेवाएं और ऑटो सेक्टर में। साथ ही भारत की ग्लोबल एआई लीडरशिप की दिशा में प्रगति पर भी एक नजर डालेंगे। भारत की एआई यात्रा अब हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही है। ये देश को एक आधुनिक और तकनीकी रूप से सशक्त राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एआई का सबसे बड़ा विस्तार स्वास्थ्य क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। एआई आधारित समाधान अब रोगों का सटीक निदान करने में मदद कर रहे हैं और इलाज की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना रहे हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच मुश्किल है। एआई इन क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
पेशेंट्स को वक्त पे केयर नहीं मिलता है, सो इसको केयर गैप बोलते हैं और ये सोल्यूशन केयर गैप को रिड्यूस कर सकते हैं। जो डायग्नोसिस है उसको और तेजी से डॉक्टर को पहुंच सकता है। कृषि क्षेत्र में भी एआई का प्रभाव गहरा हो रहा है। एआई का इस्तेमाल अब मिट्टी के डेटा, मौसम की भविष्यवाणी और फसल की वृद्धि को ट्रैक करने के लिए हो रहा है। शिक्षा क्षेत्र में एआई ने शिक्षा के तरीके को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया है। एआई द्वारा संचालित व्यक्तिगत शिक्षण टूल्स छात्रों को उनकी सीखने की प्रक्रिया में सुधारने में सक्षम हो रहे हैं। एआई को एक कॉमन गुड की तरह विकसित करना, ताकि जो हम डेटा जनरेट कर रहे हैं उसे रिसर्चर्स यूटिलाइज कर पाएं, इनोवेटर्स यूज कर पाएं। अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो इसमें एआई आपकी खास मदद करने वाला है। भविष्य में एआई की मदद से आपकी अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। बात करें ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो ऑटोनोमस ड्राइविंग और स्मार्ट वाहनों की दिशा में भी एआई सबसे अहम भूमिका निभा रहा है। एआई की मदद से कारों में अब ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम ADAS को और स्मार्ट बनाया जा रहा है। इससे वाहन की सुरक्षा, ईंधन दक्षता और ड्राइविंग अनुभव में सुधार हो रहा है। साथ ही एआई के जरिए भारत अब ऑटो सेक्टर में भी नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है, जहां भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजार में अपनी पहुंच बना रही हैं। राइट फ्रॉम चिप मेकिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइन, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग से डेटा सेंटर बढ़ाने में ग्रीन पावर सॉल्यूशंस फॉर एआई एंड डिजाइनिंग मॉडल्स, एआई प्लेटफॉर्म्स, और उसके बाद हर एक इंडस्ट्री कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है एआई के साथ, वो भी हमने इधर सारे शोकेसेस किया है। एआई आने वाले वर्षों में बच्चों के खिलौनों की दुनिया बदलने वाली है। बच्चों के दोस्त के रूप में एआई खिलौने आ रहे हैं। ये खिलौने पूरी तरह सुरक्षित भी हैं। ये एक बच्चों का बेस्ट फ्रेंड है। बच्चे इससे बिल्कुल ऐसे ही बात कर सकते हैं जैसे वो अपने दोस्तों से बात करते हैं। बच्चे इससे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, ये कभी उनके सवालों से बोर नहीं होगा। एआई ने अब केवल तकनीकी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि भारत के वैश्विक नेतृत्व में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समिट के दूसरे दिन ये साफ हो गया कि एआई अब केवल एक उभरती हुई तकनीक नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का अहम हिस्सा बन चुका है। आने वाले वर्षों में एआई के विस्तार से भारत दुनिया में एआई का प्रमुख केंद्र बनने के लिए तैयार है, जहां विकसित देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। क्रिएटिव कंटेंट के क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसी कड़ी में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव MIB पवेलियन पहुंचे। यहां उन्होंने एआई इनोवेशन का जायजा लिया। इस पवेलियन में मीडिया, फिल्म, गेमिंग और कंटेंट क्रिएशन में एआई की भूमिका पर विशेष फोकस था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्रिएट इन इंडिया मिशन का जिक्र करते हुए कंटेंट क्रिएशन में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एआई न सिर्फ क्रिएटिविटी को बढ़ावा देगा, बल्कि भारतीय कंटेंट को ग्लोबल स्तर पर मजबूत बनाएगा। यह समिट एआई के माध्यम से क्रिएटिव इंडस्ट्री में नई संभावनाओं का विस्तार कर रहा है। क्रिएटिव कंटेंट की दुनिया में एआई का बहुत अच्छा यूज़ होने लगा है और जिस तरह से अभी क्रिएटर्स दिखा रहे हैं, स्टार्टअप्स और क्रिएटर्स जिस तरह का टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए दिखा रहे हैं स्टार्टअप्स, वो देखने लायक है। आप भी सब आके देखिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके देश से एक नया प्लेटफॉर्म भी क्रिएट हो सकता है, ऐसी संभावनाएं भी बन रही है। आप विशेषकर कुकू का प्लेटफॉर्म ज़रूर देखना, उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। भारत मंडपम में एआई सम्मेलन चल रहा है। 16 फरवरी से शुरू हुए समिट के दूसरे दिन कई विषयों पर चर्चा हुई। इस बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी साझा किया। वीडियो साझा करने पर उन्होंने लिखा कि एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में युवा प्रतिभाओं और महत्वाकांक्षी बदलाव लाने वालों के साथ बातचीत की और नवाचार के भविष्य पर विचारों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने न्यूजीलैंड के विज्ञान, नवाचार एवं
प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर शेन रेड्डी से मुलाकात की। इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से एआई किस प्रकार नवाचार को गति दे सकता है, इस मुद्दे पर चर्चा हुई। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। लगातार हम आपको उस पर सबसे बड़ी कवरेज भी दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हर क्षेत्र से लोग पहुंचे हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में आईआईटी मद्रास किस तरह का रोल प्ले कर रहा है, किस तरह की भूमिका निभा रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में एआई की भूमिका क्या रहेगी भारत के अंदर, और आईआईटी मद्रास उसमें किस तरह की भूमिका निभा रहा है, इस संबंध में आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कमाकोटी ने डीडी न्यूज संवाददाता नीरज से विशेष बातचीत की। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वी कामाकोटी जी इस समय हमारे साथ हैं। सर, एजुकेशन के क्षेत्र में एआई को आप कैसे देख रहे हैं? हाँ, एजुकेशन के क्षेत्र में अभी 4 इम्पॉर्टेंट वर्टिकल में एआई का इम्पैक्ट होगा। एआई फॉर एजुकेशन, एक छात्र को एवरी छात्र, हर एक छात्र को ये पर्सनलाइज्ड ट्यूटर हमें एआई के द्वारा दे सकते हैं। इसी को हम बोधन एआई जो कुछ कॉन्क्लेव किया है 12th और 13th ऋषि भारत मंडप में, उसी से हमको बहुत विश्वास है। बहुत बड़ा 120 स्टार्टअप्स फ्रॉम इंडिया पार्टिसिपेटेड, एग्जिबिट किया था। इसी में नंबर 1 हमको हर एक बालक को, हर एक छात्र को हम पर्सनलाइज्ड ट्यूटर देने की संभावना बहुत अच्छा है। अभी बच्चों को क्लास में प्रश्न करना एक हेसिटेशन है, उसको हम एआई टूल से करने पर उनको हेसिटेशन बहुत रिड्यूस हो जाएगा और इसके कारण उनका एजुकेशन क्वालिटी और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ये नंबर 1। नंबर 2, हमारे पेरेंट्स के लिए जो कुछ उनका स्किल है, बच्चों का क्या स्किल है, उनका बहुत स्पेसिफिक स्किल, इसी से हाउ दे कुड बिल्ड देयर कैरियर। अभी पॉलिसी मेकर्स, हमारे गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, सबको भी हम एआई के द्वारा जो कुछ लकुना है आपको इसे देना है। आईआईटी अगर मद्रास की बात करें तो किस तरह का रोल प्ले कर रहा है एआई के क्षेत्र में? किस तरह के आपके यहाँ पे एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस फैलाई जा रही है, और भारत में किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 22 लैंग्वेज हैं, अलग अलग है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, तो वो कैसे हेल्प करेगा? इसमें हम आईआईटी मद्रास का रोल में हम 4 वर्टिकल्स है। एक वर्टिकल हमारा लैंग्वेज के लिए, हम भाषिणी नाम का प्रोजेक्ट है, मल्टी आईआईटी प्रोजेक्ट है। उसके बाद हम सर्वम, एक हमारा कंपनी है, उनका आईआईटी मद्रास रिसर्च पार्क में है, वो उनके साथ हम ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर रहे हैं। अभी मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री की मंत्री की बात को ट्रांसलेट करना, इसी प्रकार का प्रोजेक्ट्स लेकर बहुत सक्सेस हुआ है। अभी जो कुछ क्लास हमारे आईआईटी मद्रास में अभी सभी भारत के सभी स्टेट से आ रहा है, उनका मातृभाषा अलग अलग है। इसके अभी जो कुछ लेक्चर हम अंग्रेजी में लेते हैं, उनको लाइव ट्रांसलेशन करके 12 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में हम कर सकते हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर और डायरेक्टर जो बता रहे थे कि एआई के क्षेत्र में भारत के अंदर क्या संभावनाएं हैं, और इसके साथ साथ आईआईटी मद्रास उसमें किस तरह की भूमिका निभा रहा है। कैमरामैन सुमित दीवान के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में एआई से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ग्लोबल इनोवेशन अवार्ड सेरेमनी के दौरान पवेलियन पहुंचे। इस दौरान वो सीढ़ियों पर बैठे और युवाओं का अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं से बातचीत भी की। उनका यह अनोखा अंदाज हर किसी को हैरान कर गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैं भी आप जैसा ही हूं। नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में एआई फॉर नेशनल डिफेंस विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है। डीडी न्यूज संवाददाता दीपक रावत ने लेफ्टिनेंट जनरल डीएस राणा से खास बातचीत की।
एआई इन डिफेंस सिस्टम, नेशनल डिफेंस सिस्टम की बात करें, उसमें एआई कितना यूज़फुल इस वक्त नज़र आ रहा है और आगे आने वाले सालों में इसका इस्तेमाल डिफेंस सिस्टम में कितना बढ़ने जा रहा है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा जी हैं। एआई का जो यूज़ है खासतौर पर नेशनल डिफेंस सिस्टम में वो बहुत बढ़ गया है और आने वाले सालों में शायद और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी की स्थिति में आप क्या देखते हैं? देखिए, एआई ऑलरेडी फ्यूचरिस्टिक नहीं है डिफेंस में, अभी ऑलरेडी यूज़ हो रहा है डिफरेंट लेवल पर। और जब हम मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की बात करें तो हर फैसेट्स ऑफ मल्टी डोमेन ऑपरेशन या लैंड, सी, एयर, साइबर एंड स्पेस, इसको अभी एआई छू रहा है और काफ़ी यूज़ भी हो रहा है वर्ल्ड ओवर। और इन्वेस्टमेंट्स हर जगह बढ़ रही हैं एआई की सब कंट्रीज़ में, और इंडिया इज़ नॉट बिहाइंड। एंड हम भी, हमारा कंट्रीब्यूशन काफ़ी है अभी और उसको इम्बाइब कर रहे हैं एआई को। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम एआई को टैक्टिकल, ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक लेवल पर यूज़ करें। और अगर हम ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट की बात करें, जैसे यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, गाज़ा कन्फ्लिक्ट, वहाँ पर कौन कौन से सिस्टम यूज़ हो रहे हैं एआई के, तो सबसे पहले हमें ऑन द ग्राउंड स्मॉल, इजी, चीप, अवेलेबल एंड विच आर स्केलेबल सिस्टम्स को हम इस्तेमाल करें, जो कि हम इंडक्ट कर रहे हैं हमारे फोर्सेज में, टिल द टाइम वी बिल्ड द बिगर सिस्टम्स। आपको लगता है कि ये जो स्थिति हम जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम दूसरे देशों से एक कड़ा मुकाबला दे रहे हैं एआई के तौर पर, और अभी और आने वाले सालों में हम इसमें सबसे ज़्यादा बेहतर हम ही लोग कर पाएंगे? आप इन्वेस्टमेंट्स अगर देखो तो जैसे यूएस में मैंने बात की 2.1% ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है एआई के ऊपर जा रहा है अभी, और चीपर मॉडल भी हैं कुछ कंट्रीज ने निकाले हैं विद लेसर कॉस्ट। इंडिया के एडवांटेज ये है वी गॉट ट्रेमेंडस ह्यूमन पूल ऑफ एआई। अगर सिविल मिलिट्री फ्यूजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी फ़ायदा है हमें। और लीडरशिप लेवल पे भी हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अभी प्लेटफॉर्म सेंट्रिक ना होके डिजिटाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हर एक लेवल पे लाना ज़रूरी है, जो अभी हमारे लीडरशिप भी इसके लिए तैयार हैं और इसमें इन्वॉल्व होना काफ़ी ज़रूरी है और हम आगे चल रहे हैं इसमें। तो जैसा लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ने बताया कि हम लोग काफ़ी आगे चल रहे हैं और आने वाले सालों में हम इसमें और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। कैमरामैन हरिधन के साथ दीपक सिंह रावत, DD न्यूज़, दिल्ली। एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में एआई फॉर नेशनल डिफेंस विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। इस सत्र में अलग अलग सेनाओं के अधिकारी और DRDO के वैज्ञानिक शामिल हुए। इस मौके पर DRDO की वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रिका कौशिक ने बताया कि किस तरह एआई और डेटा के बेहतर उपयोग से भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत किया जा सकता है। DD न्यूज़ संवाददाता दीपक रावत ने DRDO की वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रिका कौशिक से खास बातचीत की। एआई फॉर नेशनल डिफेंस, और हमारे साथ DRDO के साइंटिस्ट डॉक्टर चंद्रिका हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, एआई इम्पैक्ट समिट लगातार चल रहा है, हम एआई की बात कर रहे हैं। नेशनल डिफेंस में अगर एआई की सहभागिता की अगर बात की जाए तो कितना इम्पोर्टेंस का लगता है और कितना हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? आज के क्षेत्र में एआई एक ऐसा साधन है जो कि हर क्षेत्र में डिफेंस में हमें सहयोग दे सकता है। जहाँ भी डाटा है, और हमारे पास हर तरफ डाटा है, चाहे वो वॉर रूम में बैठे कंट्रोलर के पास हो, कमांडर के लिए चाहिए हो, या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पे सोल्जर के पास उसके डाटा के लिए, जहाँ भी डाटा है उसको डाटा को एसिमुलेट करने के लिए, डाटा को डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट देने के लिए एआई आने वाले समय में एक अहम भूमिका अदा करेगा। जिस तरीके से हम अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको लगता है कि एआई का हम उतना इस्तेमाल कर पा रहे हैं या आने वाले सालों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए? एआई का इस्तेमाल ऑलरेडी शुरू हो गया है। जितने भी हम अपने सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं DRDO में, उसमें चाहे वो सर्विलेंस के लिए हो, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल्स आर बीइंग यूज्ड, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज़, प्रिडिक्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, ये सब टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही हैं जो कि सिस्टम्स को और वॉर फाइटर के लिए ईजी फॉर ऑपरेशन बनाएंगी। और ज़रूरत है हमें अपना डाटा को यूज़ करके अपने एआई मॉडल्स बना के उनको अपने आप टेस्ट करें, अपने डाटा पे टेस्ट करें, वो डाटा इधर ही रहे। ये सब चीज़ें अभी काम हो रहा है। आर्म्ड फोर्सेस और DRDO दोनों ही मिलके इस क्षेत्र में बहुत सारे कदम उठा रहे हैं। एआई का नेशनल डिफेंस में किस तरीके से सहभागिता बढ़ाई जा सकती है, उस तरफ लगातार काम हो रहा है, और आने वाले समय में जैसे कि मैम ने बताया कि इसको और ज़्यादा बेहतर किया जाएगा ताकि जो हमारा डिफेंस सिस्टम है वो एआई के ज़रिए भी मजबूत हो सके। कैमरामैन हरिधन के साथ दीपक सिंह रावत, DD न्यूज़, दिल्ली।
एआई इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन सुषमा स्वराज भवन में नेशनल सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। अलग अलग कंपनी से जुड़े लोगों ने इस विषय पर अपनी बात रखी कि आखिर कैसे एआई के जरिए नेशन सिक्योरिटी को बेहतर किया जा सकता है। ग्लोबल्स कंपनी के सीईओ सुहास गोपीनाथ ने इस विषय पर अपनी राय रखी। हमारे साथ सुहास गोपीनाथ हैं जो कि बताएंगे कि आखिर एआई का इस्तेमाल किस तरीके से सिक्योरिटी में हम लोग कर रहे हैं। सर, आपने सेशंस भी काफ़ी सारे ऊपर किए हैं, शामिल हुए उसमें। सिक्योरिटी की जहाँ तक हम बात करते हैं उसमें एआई का कैसे इस्तेमाल हो पा रहा है? ये जो हैकर्स है वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करके हमारा सिस्टम्स को एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं और हमें साइबर डिफेंस में भी हमें इम्प्रूव करना है इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ एआई। सो द सेशन हम जो आज फोकस्ड आज किए थे ऑन एप्लीकेशंस ऑफ एआई फॉर डिफेंस, उस पे आई थिंक द बिगेस्ट थ्रेट हम जो देख रहे हैं इस मेनली साइबर वॉरफेयर में देख रहे हैं और स्पेस वॉरफेयर में भी एक्चुअली देख रहे हैं। और हमारा जो न्यू हैकर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होगा। और आपने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वॉरफेयर की बात करें, डिफेंस सिस्टम की बात करें, इवन साइबर फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो क्या हम एआई को इतना डेवलप कर पाए हैं कि हम इन चीज़ों में बेहतर काम कर सकते हैं? हाँ, हमें तो इन केस एआई एप्लीकेशंस बैड इंटेंशंस में डेवलप हो रहा है तो साइबर क्रिमिनल्स उसको अब्यूज़ कर सकते हैं। आपके 10 सेकेंड वॉइस पे वो आपके वॉइस को क्लोन भी कर सकते हैं और एक साइबर फ्रॉड भी हो रहा है अभी। और हम जो देख रहे हैं डीप फेक में हमारा वॉइस, वीडियो और एक फ़ोटोग्राफ का ऑलरेडी अब्यूज़ हो चुका है। सो हमें तो रिस्पॉन्सिबल एआई इम्प्लीमेंट करना है विद गार्ड रेल्स। सो इसलिए इसको पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पे इसको इम्प्लीमेंट करना है, स्पेशली गार्ड रेल्स। और ये जो ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स में हमें ह्यूमन इन द लूप को लगाना है, विच मीन्स दैट वेपन सिस्टम शुड नॉट टेक इट्स ओन डिसीजंस टू किल द एनिमीज, इट शुड बी द कमांडर हु टेक्स द डिसीजन। इन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि आत्मनिर्भर भारत की जहाँ हम बात करते हैं तो वहाँ एआई में भी हम बेहतर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जिस तरीके की बात कहते हैं कि हमें खुद से अपनी चीज़ों को तैयार करना होगा और जहाँ तक एआई की बात है तो एआई के लिए भी हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। कैमरामैन हरिधन के साथ दीपक सिंह रावत, टीडी न्यूज़, दिल्ली। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में महिलाओं को इस तकनीक से जोड़ने के अलग अलग पहलुओं पर भी चर्चा हुई। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इस तकनीक से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, इस पर समिट में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस पर काम कर रही कंपनी मेंटर क्लाउड के सीईओ रवि से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। महिलाएं एआई के क्षेत्र में किस तरीके से काम कर सकती हैं, उनको किस तरीके से एआई के लिए तैयार किया जा सकता है, इस बारे में बातचीत के लिए हमारे साथ रवि हैं जो कि मेंटोर करते हैं महिलाओं को अलग अलग प्रोग्राम्स के, एआई से जुड़े प्रोग्राम्स के लिए। सर, आपकी कंपनी जो है, पहले तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा और किस तरीके से आप महिलाओं को मेंटोर कर पा रहे हैं ताकि वो एआई के क्षेत्र में आगे काम करें। हमारे कंपनी का नाम है मेंटर क्लाउड। So we are based in Silicon Valley and also do a lot of work in India. So AI is a wonderful technology for empowering women because women are very inclusive by nature. There's so much potential. You know, India calls it Nari Shakti. But how do you unleash that Nari Shakti? By connecting them with the right kind of support. Now, support can come through just resources, through investments, through money. But even more important is support through mentorship, which is what we focus on. So we are mentoring women entrepreneurs, women business owners, women professionals, women students, all of them when they have access to the right mentor, that's where the magic happens. So when we talk about rural areas, आप कैसे देखते हैं वहाँ महिलाएं क्या एआई को समझ पा रही हैं या आगे आ रही हैं? उनको लगता है कि एआई में फ्यूचर अपना कुछ किया जा सकता है, अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है? आपको लगता है कि उस तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं? ज़रूर। हमारे दिमाग में ये मैसेज है कि जब इंग्लिश नहीं आता है, जब हम ज़िंदगी में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। बट नाउ विद एआई देयर इज़ नो नीड फॉर दैट, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू नो इंग्लिश और नॉट।
you can be successful because there are tools. Like some of the people that work with us, they don't speak English, but they generate incredible content on using AI tools. They're developing new models for us, but none of them speak English. So if you extend that to women, now they don't have to unnecessarily, be somebody else. They can just be themselves. They can be in their villages. They can be connected to their roots and still do phenomenal things with a technology like AI. महिलाओं को मेंटोर करने के साथ साथ इन्होंने एक चीज़ समझ में आई है कि महिलाएं अब इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। उन्हें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं पड़ती क्योंकि एआई ये काम बखूबी खुद कर लेता है। पहले ये होता था कि लैंग्वेज जो है एक बैरियर बन जाता था, लेकिन अब वो लैंग्वेज अब बैरियर नहीं रहा क्योंकि एआई के इस्तेमाल से आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। कैमरामैन हरिधन के साथ दीपक सिंह रावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट के दूसरे दिन सुषमा स्वराज भवन में महिलाओं से जुड़े विषय एआई बाय हर पर खास चर्चा हुई। इस चर्चा में अलग अलग आईटी कंपनी से जुड़ी महिलाओं ने अपने विचार रखे। एआई की दुनिया में महिलाएं किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और आने वाले समय में महिलाओं के लिए एआई कैसे नए और बेहतर विकल्प तैयार कर सकता है, इस पर विशेष चर्चा हुई। अभी की क्या स्थिति आप देखती हैं कंट्री में महिलाओं को एआई के तौर पर, और आगे आने वाले सालों में स्थिति कितनी बदलने वाली है? सी इम्पोर्टेंस सबको रियलाइज़ हो रहा है कि वाई वुमेन इन टेक एंड वुमेन इन स्टेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमने फिकी फ्लो में बहुत रियलाइज़ किया है ये। सो जबकि डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम चल ही रहा है हमारा बहुत सालों से, बट दिस ईयर मैंने शुरू किया है वुमेन इन स्टेम एंड इन टेक, और इसमें कैसे हमको आगे लेके जाना है। सो मैं जो खुद ही नॉन टेक बैकग्राउंड से आती हूँ, मुझे ही इसकी इम्पोर्टेंस एज वी हियर टॉक्स, जैसे आज की टॉक थी या जैसे हम लोग के उसमें टॉक होती है हमारे वी आर गेटिंग पीपल जो इम्पोर्टेंट पीपल हैं और जो हम कॉन्क्लेव्स कर रहे हैं। सो द इम्पोर्टेंस टू बी इन द मोमेंट एंड द फ्यूचर इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड वुमेन शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड, ये हमारा मोटो है। एंड यही नहीं कि हम पार्टिसिपेंट्स बने, पर हम इसके आगे लीडर्स बने और इसके थॉट लीडर्स बने और पॉलिसी बनाए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। भारत एआई इम्पैक्ट समिट में माइक्रोसॉफ्ट और फ्रंटियर मार्केट्स ने मिलकर शी लीड्स भारत उद्यम पहल को प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम में दिखाया गया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाकर उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। शी लीड्स भारत उद्यम की सबसे खास बात यह है कि एआई की ट्रेनिंग सामग्री को हिंदी और तेलुगु भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। ये सामग्री फ्रंटियर मार्केट्स की मेरी सहेली ऐप और WIDB प्लेटफॉर्म के जरिए महिलाओं तक पहुंचाई जा रही है। हमने जो अभी पार्टनरशिप किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, उसका उद्देश्य ये है कि 25,000 ऐसी हमारी सहेलियों को ट्रेन करना है, जिसमें उनकी ट्रेनिंग होगी और उनकी जो इनकम है अगले 6 महीने में दोगुनी होगी। एआई क्या करेगी, हमारा मदद, जैसे कि मेरा किराने का स्टोर है, उसमें जैसे जो चीजें एक्सपायर होने वाली है वो चीजों का अपडेट मुझे टाइम टू टाइम देती रहेगी। मेरे ग्राहक जैसे गांव में हैं, उन ग्राहक को क्या करेगी कि जैसे कौन सा ग्राहक कब कौन सी चीजें लेके गई है उसका अपडेट भी मुझे टाइम टू टाइम देती रहेगी। एआई के माध्यम से कोई भी चीजें अगर हमको जाननी होती है तो एआई आज हमको बता रहा है, और जो भी जानकारी हमको लेनी होती है उससे हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं वो हमको तुरंत उसका जवाब देता है। VYGR के फाउंडर CEO सोनम भगत ने कहा कि ये एक लोकल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है जो एआई की मदद से चलता है। उन्होंने लोगों से इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने की अपील की। We are a hyper-local news content platform powered by AI. Citizen journalists have always existed, but everybody is functioning in their own silos. They're uploading content onto their own handles or maybe via their YouTube or whatever. They're not monetized well. A lot of them don't even make enough to perhaps create content or report from on ground constantly. We give them a legitimate platform. So something maybe like a proper broadcast platform or a proper news creation platform, which is giving them the kind of credibility, giving them the kind of authenticity, as well as the tools and training to create news content from wherever they are, uploaded onto our platforms. And because we are very particular about accuracy, the brand name backs them कि अगर vigor पे है, so it will be right, it will be true.
वहीं टेसैक्ट के को फाउंडर मानस भाटी ने बताया कि कैसे उनका प्लेटफॉर्म हॉस्पिटैलिटी, स्पोर्ट्स लीग्स, प्रोडक्शन हाउस, ब्रांड एजेंसियों और इन्फ्लुएंसर्स की मदद करेगा। Tessaic AI is a B2B SaaS platform. Is built for enterprise content creators like broadcasters, OTTs, sports leagues, production houses, brand agency, advertising company, even digital influencers and so forth. Tessaic does is that take all those videos, allows you to reformat or repurpose the content for a different kind of the aspect ratio of formats suited for those platforms, and also help you to do the treatment of the videos, do a trailer, promos, highlights, depending on what you like to do. All these things are done back up using our AI platform. टेसैक्ट के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि उनका प्लेटफॉर्म पूरी फिल्म का विश्लेषण कर सकता है। साथ ही ये इन्फ्लुएंसर्स और पॉडकास्ट के लिए भी बहुत उपयोगी है। This system does it will analyze the whole movie, and you just give it a prompt, or it is also the prompt that the system is also enabling, and you can create different versions of reels for different platforms like YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, anything, and you can instantly download it or publish it to them. So it is a good use case for collaborators as well, influencers as well. Podcast is a very good use case that we can go into. पैंटेलिसेंस के फाउंडर और सीईओ डॉक्टर पारस प्रकाश ने एआई को बड़ा इनोवेशन बताते हुए कहा कि इससे स्थिरता में मदद मिलेगी। Most of our content and media is being generated through artificial intelligence. That is the big backbone of the whole content series. Artificial intelligence is a boon in disguise, and especially for less trodden areas like sustainability. I think artificial intelligence is a great innovation that can help sustainability in the long run. एआई समिट में हिस्सा ले रहे जीवन सार्थ के फाउंडर पंकज सारदा ने अपने प्लेटफॉर्म को लोगों से जोड़ने वाला मंच बताया। I have set up this platform where people come together for a purpose. It's a purpose-driven, not a commercial relationship. Purpose-driven continuing relationship. There is a trust verification using DPI. There is a potential assessment using AI. There is a roadmap laying using AI. Then there will be mentor-in-loop evolution of mind, initiative and ecosystem using AI mapping and all. एआई स्टैथ फाउंडर डॉक्टर मेजर सतीश ने कहा कि हम एआई स्टैथ माध्यम से स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को लोकतांत्रिक बना रहे हैं। AI Steth is India's first AI-enabled smart stethoscope. So essentially, we just have 6,000 cardiologists and 3,000 pulmonologists for 1.4 billion population. But India is a country of 6 to 7 lakh villages. And even now in 2026, 50-60% of the Indian population has to travel to hospitals, get a echo done, chest x-ray. So we are democratizing healthcare access through AI Steth, which can detect like about 6 diseases at the primary healthcare clinic itself. खेती किसानी के साथ तकनीक को जोड़ने के लिए मंगलवार को एक बड़ी पहल हुई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जयपुर में एआई साथी भारत विस्तार को लॉन्च किया है। भारत विस्तार के जरिए अब किसानों के लिए मौसम का हाल, फसल का भाव सहित खेती किसानी से जुड़ी सभी जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध हो सकेगी। कृषि मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के हितों के लिए सभी कदम उठा रही है और किसी भी देश के साथ किए गए व्यापार समझौते में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिसका नाम है भारत विस्तार, अभी 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में जानकारी मिलेगी, लेकिन इसमें बाद में धीरे धीरे सभी क्षेत्रीय भाषाओं में, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, तो गांव में कोई किसान काम करता तो उसकी क्षेत्रीय भाषा में जानकारी चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इस भारत विस्तार का शुभारंभ किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्हें पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम ड्रामेबाज करार दिया। वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। राहुल जी पॉलिटिशियन तो हैं पार्ट टाइम,
लेकिन फुल टाइम ड्रामेबाज है। नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान एआई पवेलियन के माध्यम से अपनी डिजिटल और एआई आधारित शासन दृष्टि को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है। 20 फरवरी तक चलने वाले इस सम्मेलन की थीम पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस रखी गई है, जिसके अंतर्गत विश्व स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विश्वसनीय, प्रभावी और समावेशी बनाने पर विचार विमर्श किया गया। राजस्थान एआई पवेलियन में कुल 13 प्रदर्शनी स्टॉल्स लगाए गए हैं। इनमें से 9 स्टॉल और सरकारी विभिन्न विभागों को समर्पित हैं, जबकि 4 स्टॉल आई स्टार्ट पंजीकृत एआई स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित किए गए हैं। स्टार्टअप स्टॉल परिक्रमण आधार पर संचालित किए जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक नवाचार उद्यमों को भागीदारी का अवसर मिल सके। पवेलियन में राज किसान प्लेटफॉर्म के माध्यम से एआई आधारित फसल स्वास्थ्य प्रबंधन को प्रदर्शित किया गया। वहीं राजस्थान जन आधार प्राधिकरण द्वारा संचालित जन आधार प्लेटफॉर्म के जरिए डेटा संचालित लक्षित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की प्रणाली को रेखांकित किया गया। इसके अतिरिक्त स्मार्ट सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन रियल टाइम सिस्टम प्रणाली के माध्यम से 360 डिग्री नागरिक प्रोफाइलिंग और रियल टाइम योजना मॉनिटरिंग का प्रदर्शन किया गया। राजस्थान एआई पवेलियन ने न केवल राज्य की तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित किया, बल्कि सरकारी एआई पहलों को गति देने और निवेश आकर्षित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये शिखर सम्मेलन वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाला अपने तरह का पहला बड़ा एआई समिट है। राष्ट्रपति दिसानायका नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर भारत आए हैं। समिट का उद्देश्य एआई गवर्नेंस, डिजिटल अवसंरचना और जलवायु अनुकूल तकनीक पर सहयोग को बढ़ावा देना है, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि यूनाइटेड किंगडम के उप प्रधानमंत्री डेविड लैमी का दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। डेविड लैमी एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लेने के लिए भारत आए हैं। रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये यात्रा भारत यूके व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी, खासतौर पर भरोसेमंद, समावेशी और जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नवाचार, विकास और साझा समृद्धि के एक प्रमुख साधन के रूप में आगे बढ़ाने पर दोनों देशों का जोर रहेगा। भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच प्रौद्योगिकी और उभरते क्षेत्रों में सहयोग को इस दौरे से नई गति मिलने की उम्मीद है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत एआई समिट का आयोजन किया जा रहा है। 16 से 20 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आम नागरिकों के साथ साथ कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने बताया कि आयोजन बेहद सुचारू ढंग से चल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि समिट का मुख्य उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समावेशी बनाना और इसकी पहुंच हर वर्ग तक सुनिश्चित करना है। The events have been very smooth and there have been extensive participation. Our emphasis, ultimately this is about inclusion and democratization of AI. So our emphasis has been on making it as accessible as possible to members of the public, subject to, of course, safety and other concerns. So it is on that basis that we have attempted to accommodate as many people as possible coming into this area. The sessions have been extremely well attended on both the first and the second day, and there have been a large number of visitors to the expo area today. Many of them had an opportunity to see many of the exhibits. कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने के लिए एस कृष्णन ने दिल्ली पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने में पूरा सहयोग दिया। कार्यक्रम स्थल तक आने जाने में कोई परेशानी नहीं हुई और छोटी-मोटी समस्याओं को भी तुरंत सुलझा लिया गया। We've had exceptional cooperation from Delhi Police. They have made sure that all these arrangements have been made in a very seamless way, despite the various other events going on across the city.
and thanks to their cooperation, we've had ease of access to the venue, and and wherever there have been minor issues, they have been resolved immediately. 18 फरवरी को कन्वेंशन सेंटर परिसर में अतिथियों के लिए विशेष कार्यक्रम और सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इसे देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अनुरोध किया है कि सभी हॉल को शाम 4:30 बजे तक खाली कर दिया जाए और कन्वेंशन सेंटर परिसर पूरी तरह से साफ कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि इससे अतिथि आसानी से एक्सपो एरिया में जा सकेंगे और उसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार वहां से प्रस्थान कर सकेंगे। Tomorrow, 18th, the sessions in the convention center will finish at 4:30 p.m. The last session will finish by 4:20 p.m. We are requesting that in all the halls they should be vacated and the area of the convention center should be cleared by about 4:30 p.m. in the evening, and so that if the guests leave the convention center area, they can come here and be in the expo area and then leave at their convenience thereafter. There is a dinner event to be hosted in the convention center side for all the heads of states and heads of government. Arrangements will need to be made there, and security arrangements will also be in place. गयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव भारत दौरे पर हैं। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, गयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव का भारत आगमन पर हार्दिक स्वागत है। वो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। नई दिल्ली पहुंचने पर उनका स्वागत गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय द्वारा किया गया, जो इस यात्रा के महत्व को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदेव की ये यात्रा भारत और गयाना के बीच ऐतिहासिक और बहुआयामी संबंधों को और सुदृढ़ करेगी, जो मजबूत जन से जन संपर्क, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा ऊर्जा प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर आधारित है। भारत इस शिखर सम्मेलन के दौरान सार्थक विचार विमर्श और गयाना के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को और मजबूत करने की आशा करता है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बांग्लादेश के नेता प्रतिपक्ष और बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान विदेश सचिव ने डॉक्टर शफीकुर रहमान को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और बांग्लादेश के प्रति भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने भारत बांग्लादेश संबंधों की जन केंद्रित प्रकृति को रेखांकित करते हुए कहा कि दोनों देशों के रिश्ते आपसी विश्वास, सहयोग और साझी प्राथमिकताओं पर आधारित हैं। वहीं डॉक्टर शफीकुर रहमान ने दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों का उल्लेख किया और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की आशा व्यक्त की। भारत और बांग्लादेश के बीच बहुआयामी सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता इस मुलाकात में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।